तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को ये हम बतला दें कि सिंधु गंगा के मैदान के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। तो जितने भी भाई इस प्रकार का वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हिमालय के दक्षिण में एक विस्तृत समतल मैदान है जो लगभग सारे उत्तर भारत में फैला हुआ है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु और उनकी सहायक नदियों द्वारा बना है। यह मैदान गंगा सिंधु के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकतर भाग गंगा नदी के क्षेत्र में पड़ता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदान का आधे से अधिक भाग अब पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है और भारत में सतलुज, रावी और ब्यास का ही मैदान रह गया है। इसी प्रकार पूर्व में गंगा नदी के डेल्टा का अधिकांश भाग पूर्व पाकिस्तान में पड़ता है। उत्तर का यह विशाल मैदान पूर्व से पश्चिम तक भारत की सीमा के अंदर लगभग 1500 मील लंबा है। इसकी चौड़ाई 150 से 200 मील तक है। इस मैदान में कहीं कोई पहाड़ नहीं है। और आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। भारत को दो उपभागों में बांटा जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार भाग उसको कहते हैं जो उत्तरी भारत के मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है जो दुनिया के सबसे पुराना स्थल खंड का अवशेषण है और मुख्यतः कड़ी तथा दानेदार कायांतरित चट्टानों से बना है। पठार 3 और पहाड़ी श्रेणियों से घिरा है जो उत्तर में विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है जिनके बीच नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल प्रापाती ढाल बनता है। सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और पूर्व की ओर महादेव पहाड़ी तथा मैकाल दक्षिण भारत से अलग करती है तथा मैकाल पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। सतपुड़ा के दक्षिण में अजंता की पहाड़ियाँ है। प्रायद्वीप के पश्चिम के किनारे पर पश्चिम घाट और पूर्व घाट किनारे नामक पहाड़ी है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा और लगातार कई सौ मीलों तक 3500 फीट की ऊंचाई तक चला गया है। पूर्व घाट न केवल नीचा है बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ने इसे कई स्थानों पर से काट डाला है, जिसमें उत्तर से दक्षिण महानदी गोदावरी तथा कावेरी मुख्य है। दक्षिण में पूर्व पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी में गिर जाते हैं, जहां दोदा बेटा की
8,730 फीट ऊंची चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई तथा कारडेम की पहाड़ियाँ है। अनामलाई पहाड़ी पर मुंडी पठार की सबसे ऊंची चोटी 8,840 फीट है। इनकी पहाड़ियों और नीलगिरी के बीच पालघाट का दर्रा है, जिसे से होकर पश्चिम की ओर ले जाती है। पश्चिम घाट में बम्बई के पास थाल घाट और भोर घाट दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिनसे होकर रेले बम्बई तक जाती है। उत्तर पश्चिम के विंध्याचल श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच मालवा के पठार है, जो लावा द्वारा निर्मित है। अरावली श्रेणी दक्षिण में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक कई अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। इससे सबसे ऊंचे दक्षिण पश्चिम छोर के माउंट आबू 7,650 फीट स्थित है। उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर पठार है, जहां राजमहल पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है, किंतु असम का शिलोंग पठार की प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो गंगा के मैदान द्वारा अलग हो गया है। दक्षिण के पठार की औसत ऊंचाई 1,500 से 3,000 फीट है। इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर बाकी सभी नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इन नदियों के कारण इस पठारी क्षेत्र को जलोढ़ मैदान बने हैं तथा नदियों के डेल्टाओं में मूल आवास क्षेत्र का विकास हुआ। यही दीर्घकाल तक सांस्कृतिक विकास हुआ। समुद्र तटीय मैदान पठार के पश्चिम तथा पूर्वी किनारे के उपजाऊ तटीय मैदान मिलते हैं। पश्चिम तटीय मैदान संकीर्ण है। इसकी उत्तरी भाग को कोंकण तक तट और दक्षिण भाग को मलाबार तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है और उत्तर में उड़ीसा से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ जहाँ डेल्टा बनाती है, वहाँ यह मैदान और भी अधिक चौड़ा हो गया है। मैदान का उत्तरी भाग सरकार तट कहलाता है। द्वीपीय भाग भारत के द्वीपीय भागों में अरब सागर की लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप प्रवाल भीतिजन्य द्वीप है या एलॉट है। वहीं
अंडमान निकोबार द्वीप समूह आरकान योमा का समुद्र में प्रशिक्षण हिस्सा माना जाता है और वस्तु यह समुद्र में डूबी हुई पर्वत श्रेणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जलवामुखी क्रिया के अवशेषण भी दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चिम के बैरन द्वीप भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की क्षेत्रीय प्राकृतिक विशेषताओं को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, जो हिमालय और पश्चिम सीमा प्रदेश हिमालय को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और मध्यवर्ती हिमालय में बांटा गया है, जो ब्रह्मपुत्र के पूर्व उत्तर दक्षिण दिशा में आसाम से लेकर दक्षिण चीन तक पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। हिमालय के इस भाग के मार्ग दुर्गम है, फिर भी मार्ग अवरुद्ध नहीं है। मध्यवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो भूटान से चित्राल तक फैली हुई है, तिब्बत के विशाल पठार की सीमा पर स्थित है। तिब्बत के साथ भारतीय व्यापार इसी सीमा से शुरू हुआ। संकरी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर प्राचीन गंगाधार प्रदेश को घेरती हुई अफगानिस्तान में दूर तक फैली है। दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान सांस्कृतिक रूप में से नवपाषाण काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप के निकट रहा है। खैबर दर्रा और अन्य दर्रे तथा काबुल नदी इस क्षेत्र को सिंधु के मैदान से जोड़ते हैं। सुटूर गाई इस बात की पुष्टि करता है कि उस समय का व्यापारिक केंद्र था। ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र का काफ़ी महत्व थे। बलूचिस्तान की ओर चलते हुए दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में रेगिस्तानी हालत काफ़ी प्रमुख रूप से उपस्थित हुए हैं। इस क्षेत्र में नवपाषाण काल से ही पशुचारक को जीवन के लिए एक लाभदायक अनुकूल नीति के रूप में अपनाया जा रहा है। मकरान, जो बलूचिस्तान का तटवर्ती क्षेत्र हैं, मानव बस्तियों के लिए काफ़ी उपयोग नहीं रहा, क्योंकि इन क्षेत्रों के रेगिस्तानी हालत काफ़ी प्रखर है। यह प्रदेश एक प्रकार का केंद्रीय स्थल रहा है, क्योंकि यहाँ से एक और तो मध्य एशिया और चीन के लिए रास्ता निकलते हैं, तो दूसरी ओर ईरान और सुदूर पश्चिम की ओर रास्ते निकलते हैं। अफगानिस्तान और भारत के मैदान को ईरान और मध्य एशिया से जोड़ने वाली सभी मार्ग खैबर बोलन और
गोमाल दरे से होकर जाते हैं। ऐतिहासिक कालों अथवा उससे भी पहले व्यापारी हमलावर और विविध सांस्कृतिक प्रभाव इन सभी प्रमुख मार्गों से होकर भारत आ रहे हैं। शक, शुक्रान, यूनानी इत्यादि हमलावर इन्हीं मार्गों का उपयोग कर भारत में दाखिल हुए थे। इस तरह ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है और सिंधु का मैदान सिंधु नदी के आसपास की क्षेत्र को कहते हैं। इस मैदान को पंजाब और सिंध दो भाग में बांटा गया है। पंजाब का अर्थ है 5 नदियाँ की भूमि, अतः इस भूभाग को पंजाब कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु की ये 5 सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में उपजाऊ बनाती है तथा मानव बस्ती का भरण पोषण करती है। इस मैदान का पूर्व भाग गंगा के थाले से जा मिलता है। पंजाब विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल और उनके परस्पर एकीकृत होने का स्थान है। इसकी सामरिक स्थिति और समृद्धि हमलावरों के आकर्षण का कारण है। सिंध प्रदेश का निर्माण सिंधु घाटी से निचले क्षेत्र और डेल्टा के मिलने से होता है। यह प्रदेश सिंधु नदी का प्रदेश है एवं उत्तर पश्चिम के बलूचिस्तान पहाड़ियों और दक्षिण पूर्व में थार के रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इस प्रदेश के गुजरात के साथ संबंध रहे। इस प्रदेश में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ की जलोढ़ भूमि बहुत उपजाऊ है। यहाँ बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं उत्पन्न किए जाते हैं। ईसा पूर्व 2री सहस्राब्दी के दौरान भारतीय नागरिक संस्कृति इन्हीं मैदानों में पनपी। नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो इनके 2 मुख्य नगर क्रमशः पंजाब और सिंध में स्थित है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को हम बतलाए कि किस प्रकार से भारत के 3 प्रमुख आकृति क्षेत्र के बारे में चर्चा किए हुए हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से भारत के प्रमुख 3 आकृतिक क्षेत्रों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आने वाला हर अपडेट वीडियो आप सबों तक पहुंचा सकें। और इसी प्रकार से आप लोग हमारा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हम मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, न्यू उम्मीद के साथ।